जो मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पार्ट थर्ड में पढ़ते हैं और जिनका हिस्ट्री ऑनर्स है तो उन लोगों के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 8 के बारे में। पेपर 8 में एक आप लोगों का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है चीनी क्रांति से संबंधित 1911 की चीनी क्रांति के कारण तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुंगेर यूनिवर्सिटी पार्ट थर्ड हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 8 का 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति के प्रमुख कारण का सब्जेक्टिव का आंसर। तो देख लीजिए, इस प्रकार का आप लोगों का क्वेश्चन है 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। तो देख लीजिए इसका उत्तर आप लोगों को किस प्रकार लिखना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो है ऊपर का एक लाइन छोड़ देना है और नीचे का एक लाइन आप लोगों को ये छोड़ देना है ताकि देखने में अच्छा लगे, और एक चौथाई आप लोगों को पार लेना है। जैसे कि देख लीजिए, इसे मैंने एकदम अच्छे से एक चौथाई पारा है, देख सकते हैं आप लोग। 1 2 3 और ये 4। देखिए ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग। पहले भाग को पूरा छोड़ दिया मैंने, इसे कुछ ज़्यादा ही मोड़ दिया था ताकि मुझे हेल्प होती है लिखने में। तो ये इतना भाग मैंने छोड़ दिया, यहाँ उत्तर लिख के यहाँ से लिखना शुरू कर दिया। तो अब देखिए इसका कहानी सुनाते हैं। आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव में याद किया होगा 1899 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर युद्ध नहीं, बक्सर का युद्ध हुआ था चीन में। तो ये बक्सर का युद्ध जो है ना असफल साबित हुआ या असफल साबित हुआ, लेकिन उस समय जो है ना वर्तमान में मंचू शासक था चीन का उस समय। तो मंचू शासक का अब स्थिति डमाडोल हो गया कि वह अब जो है शासन ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला था। उसको पता चल गया क्योंकि बार बार आंदोलन हो रहा था। जैसे कि टैपिंग विद्रोह हुआ था 1850 में, फिर 1899 में बॉक्सर विद्रोह। तो इस तरह से धीरे धीरे करके उसे पता चल गया था कि अब उसका सत्ता जाने वाला है। तो उसके सामने दो ही विकल्प खुल के आ गए थे। क्या क्या? तो पहला तो खुद सत्ता से हट जाए, और दूसरा यह था कि लोगों का भला करे, राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो। तो बस यही सब कारण था। तो इतने लाइन से ही आप लोग एक पेज कैसे भरिएगा वो आप लोगों को बताते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले तो दो भाग में यानी कि दो मत में बट गया। पहला तो या तो खुद छोड़ दे या तो फिर अगर शासन करे तो वो, बस इतना बात से ही आप लोग को पूरा पेज लिखना है। देख लीजिए कैसे 1899 ईस्वी में चीन में प्रारंभ हुई बॉक्सर विद्रोह असफल साबित हुई, जिस इसके बावजूद, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, इसके बावजूद चीन के शासक के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। इस विद्रोह के कारण चीनी जनताओं में असंतोष की भावना थी। अब चीन के पास दो ही रास्ते बचे थे। पहले भाग ना होकर यहाँ पर रास्ता होता। पहले रास्ते में यह था कि चीन अपनी सत्ता को स्वयं छोड़ दे, और दूसरे रास्ते में यह था कि वह वर्तमान जनता के हितों तथा राष्ट्र के विकास के बारे में सोचे एवं देश को प्रगति की राह पर ले जाए। चीनी राजमाता के लिए पहली योजना उस समय जो है ना राजमाता का चलता था। वैसे मंचू शासक था लेकिन चीन में राजमाता का चलता था। तो वही है, चीनी राजमाता के लिए पहली योजना से वंश के खत्म होने का खतरा था, क्योंकि पहला वंश में एकदम स्वयं छोड़ दे गद्दी पर तो वंश इसका खतरे हो जाएगा, वंश इसका खत्म हो जाएगा। अतः उन्होंने दूसरे योजना को कार्यान्वयन करने में अमली जामा पहनाया। ये देख लीजिए, ये सब वर्ड जो है ना आप लोगों का ग्रेजुएशन लेवल का हुआ, अमली जामा सब। चीनी राजमाता के द्वारा छलावा किया गया। उसने चीनी जनताओं के साथ ढकोसले वादे किए, अर्थात उन्होंने जो है शुरू में काम किया लेकिन बाद में जो है ना छलावा किया और ढकोसले जो वादे किए थे चीनी जनता को, इसके कारण ही जो है चीन में 1911 ईस्वी में क्रांति हुई। आप देख लीजिए क्रांति हुई तो इसका प्रमुख कारण क्या क्या है। तो पहला जो है प्रमुख कारण विदेशी हस्तक्षेप था। विदेशी हस्तक्षेप जैसे कि विदेश देश हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया। ये सब देश जो है अपना प्रभुत्व को बनाने के लिए चीन का शोषण करने लगा, जिससे चीन का सम्मान खतरे में पड़ गया। चीन का इससे पहले जो है ना बहुत वैल्यू हुआ करता था। चीन को जो है ना विश्व सभ्यता का केंद्र कहा जाता था, विश्व सभ्यता का केंद्र कहा जाता था। लेकिन उस 19वीं शताब्दी के अंत तक यह खत्म हो गया, क्योंकि वो जो है बहुत सारे देशों के साथ संधि कर लिया था। जैसे कि नानकिंग की संधि कर लिया, तिनतिसिंग की संधि कर लिया। आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑब्जेक्टिव में अफीम युद्ध के समय। तो इन सब के कारण जो है ना बहुत सारे संधि कर लिया, जिससे कि उसकी प्रतिष्ठा गिर गई थी। अब जो है ना चीन नाम मात्र का स्वतंत्र देश रह गया था, क्योंकि बहुत सारे संधि से ही लड़ गया था। और संधि से आप लोगों को बता दूं एक आप लोग को इंपॉर्टेंट, ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए ऑब्जेक्टिव में। देख लीजिए, प्रथम अफीम युद्ध जो हुआ था वह 1842 से लेकर नहीं 1839। प्रथम अफीम युद्ध जो आप लोगों का हुआ था वह 1839 से लेकर 1842 ईस्वी तक चला। और यह अफीम युद्ध जो है समाप्त हुआ था नानकिंग की संधि के साथ। प्रथम अफीम युद्ध किसके साथ संधि के साथ खत्म हुआ? तो नानकिंग की संधि के साथ खत्म हुआ। ओके, जो कि 1842 ईस्वी को हुआ था। यानी कि
प्रथम अफीम युद्ध के बाद नानकिंग की संधि हुई थी, और द्वितीय अफीम युद्ध जो है वो 1856 से लगभग 60 तक चला था, लेकिन 58 में ही इसका अंत समझा जाता है, जो कि हुआ था तित्सिंग की संधि के साथ, जो कि तित्सिंग की संधि के साथ हुआ था। और ये तित्सिंग की संधि ब्रिटेन के साथ हुई थी, ब्रिटेन और चीन के साथ, और ये नानकिंग की संधि भी ब्रिटेन और चीन के साथ हुई थी। और तित्सिंग की संधि के साथ ये द्वितीय अफीम युद्ध खत्म हुआ था। फर्स्ट अफीम युद्ध खत्म हो गया आप लोग का नानकिंग की संधि के साथ, द्वितीय अफीम युद्ध खत्म हो गया तित्सिंग की संधि के साथ। लेकिन ये अफीम युद्ध अभी भी जारी था, किसके साथ? तो फ्रांस के साथ। तो फ्रांस के साथ जो है 1860 ईस्वी तक चला। तो इसी में पीकिंग की संधि हुई। पीकिंग की संधि के बाद फिर ये समाप्त हुआ, जो कि चीन और फ्रांस के साथ चल रहा था द्वितीय अफीम युद्ध। तो ये पीकिंग की संधि के साथ 1860 ईस्वी में समाप्त हुआ। तो इससे आप लोग का डाउट दूर हो गया होगा कि प्रथम अफीम युद्ध किस प्रकार खत्म हुआ। तो नानकिंग की संधि के साथ समाप्त हुआ, जो कि ब्रिटेन और चीन के साथ चल रहा था। 1839 से 42 ईस्वी तक प्रथम अफीम युद्ध चला, और द्वितीय अफीम युद्ध जो है वो 1856 से 60 तक चला, और 58 में तित्सिंग की संधि के साथ समाप्त हुआ, जो कि ब्रिटेन के साथ हुआ था। और आप लोग को अगर पूछा जाएगा ऑप्शन में अगर तित्सिंग और पीकिंग दोनों रहेगा, तो सबसे पहले आप लोगों को तित्सिंग मारना है, ओके। और वहीं 1860 ईस्वी में फ्रांस के साथ संधि के साथ यह युद्ध सेकेंड खत्म हुआ था पीकिंग की संधि के साथ, ओके। तो ये आप लोगों का सारा डाउट दूर हो गया होगा। वैसे एक क्वेश्चन है आप लोग का, द्वितीय अफीम युद्ध के कारण या फिर प्रथम अफीम युद्ध के कारण अगर है वो है, तो उसमें आप लोग को ये काम आएगा। तो इसलिए आप लोगों को बता दिया। वैसे ऑब्जेक्टिव में भी इसके चांस है, तो इससे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आप लोगों को बता दिया गया। हाँ, तो ये विदेशी हस्तक्षेप के बारे में भी आप लोग को बता दिया। अब देखिए विदेशी हस्तक्षेप में आप लोगों को क्या लिखना है, देख लीजिए। यहाँ पर है साफ साफ विदेशी हस्तक्षेप। विदेशी राष्ट्र जैसे अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस ने अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए चीन का शोषण करना प्रारंभ कर दिया। इससे चीन के ईश्वरीय साम्राज्य को काफ़ी क्षति पहुंची। 19वीं सदी के अंत तक चीन को संपूर्ण विश्व में जो वर्चस्व था, अर्थात इसका जो सभ्यता का केंद्र हुआ करता था चीन संपूर्ण विश्व का, अब वह नहीं रह गया। इसका मुख्य कारण चीन का विदेशी राष्ट्रों के साथ विभिन्न प्रकार की संधि थी। इन संधियों ने चीन को अपंग बना दिया। अब चीन इन राष्ट्रों के संधि के कारण नाम मात्र का स्वतंत्र राष्ट्र रह गया था। आप लोगों को पॉइंट के जैसे ही पॉइंट आप पढ़िए, बस दिमाग में बढ़ जाना चाहिए कि इसमें क्या हो रहा है। जैसे कि इसमें मंचू शासन के प्रति घृणा। तो मंचू शासन कब से कब तक था? तो 1644 से ईस्वी तक, लगभग 270 साल तक इसने चीन पर शासन किया था। कौन? मंचू शासक। तो 1644 ईस्वी से ही शासन कर रहा था, और बहुत सारे विद्रोह हुए चीन में। तो इसमें ने दबाने के लिए विदेशियों का सहारा लिया। तो अब जो है चीन का जो आदमी सब था वहाँ पर, उन लोगों को लगने लगा कि ये विदेशों को अपने देश में बढ़ाना चाहता है, इसलिए जो है ना विद्रोह को दबाने में विदेशियों का सहायता लेता है। अतः उन्होंने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया मंचू शासक के विरुद्ध, कि आप विदेशों को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। अब देख लीजिए इसका पॉइंट किस प्रकार लिखना है। 1644 ईस्वी से ही चीन पर मंचू शासक का शासन था। अतः मंचू शासक ने चीन में हुए विद्रोहों को विदेशियों की सहायता से दमन करने में सफल होता गया। अब चीनियों को मंचू शासक, ये स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। मंचू शासक पर से विश्वास उठ गया था। उन्हें यह भरोसा था कि चीन में विदेशियों के आगमन का मुख्य कारण मंचू शासक ही है। इन्हीं सभी अप्रिय घटनाओं के कारण इन विद्रोहियों ने 1911 ईस्वी में चीन में युद्ध प्रारंभ कर दिए। अब देख लीजिए पॉइंट नंबर 3 है आप लोग का, शासन व्यवस्था प्रणाली के मांग पर विरोध। यहाँ पर संसदीय आगे लिख सकते थे, मैं संसदीय का नाम भूल गया था, पहले शासन लिख दिया, इसलिए मैं इसे काटना उचित नहीं समझा। वैसे आप लोग जो है लिख लीजिएगा संसदीय शासन व्यवस्था प्रणाली के मांग पर विरोध। तो अब इसमें क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली में मंचू शासक को पता चल गया था कि अब उसका अस्तित्व खतरे में, तो धीरे धीरे अच्छा काम करने लगा। क्या क्या अच्छा काम किया? तो सबसे पहले सैन्य व्यवस्था अपना सुधारा। उसके बाद 1905 ईस्वी में जो है पुरानी जितनी भी परंपरा की शिक्षा थी सारे को बंद करके एक आधुनिक शिक्षा का आवागमन किया, जो जिससे कि बहुत लोग शिक्षित होने लगे, मतलब अच्छा काम किया। और 1910 ईस्वी में जो है ना एक राष्ट्रीय सभा की भी स्थापना कर दी। कौन? तो यही मंचू शासक ने अब राष्ट्रीय सभा की स्थापना कर दी। तो उसके सदस्यों ने जो है ना संसदीय शासन व्यवस्था की मांग की कि अब आप हमको राष्ट्रीय सभा बना ही दिए हैं, कि अब आप जो है संसदीय शासन व्यवस्था भी दे दीजिए। लेकिन जो है ना चीन का जो शासक था मंचू, वह देने से इनकार कर दिया, बोला नहीं। तो फिर अब ये सब गुस्सा गए, जो भी संसदीय सदस्य थे, तो वो गुस्सा गए कि अब जो है चलो बनाते हैं योजना चीन पर आक्रमण करने का, आक्रमण नहीं चीन में विद्रोह करने का। तो बस इसी कारण से विद्रोह हुआ। आप देख लीजिए इसका किस प्रकार लैंग्वेज में लिखना है।
मंचू शासक चीन में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधार करने का प्रारंभ कर दिए। उन्होंने अपने सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन किया तथा 1905 ईस्वी में पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के स्थान पर नई शिक्षा प्रणाली लाई। इसी का परिणाम था कि 1910 ईस्वी में फिर इन्होंने संसदीय सभा की स्थापना करवाई। संसदीय सभा की स्थापना के पश्चात उसके सदस्य संसदीय शासन प्रणाली की मांग करने लगे, परंतु वर्तमान मंचू शासक ने इसका विरोध किया तथा इनके मांगों को स्वीकार नहीं किया। इसी कारण संसदीय सदस्य क्रोधित होकर युद्ध का बिगुल फूंक दिए। अब देख लीजिए पॉइंट नंबर 4, जनसंख्या में वृद्धि तथा प्रकोप। अब आप लोग को पता है कि 1911 में चीन में युद्ध हुआ था, तो चीनी क्रांति हुई थी अर्थात। तो 1911 में जब यह चीनी क्रांति हुई तो उस समय जो है ना 20वीं सदी का प्रारंभ चल रहा था। अब देखिए आप लोग का ये भी कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। 20वीं शताब्दी है तो एक आप लोगों को पीछे जाना है, अर्थात एक पीछे 1900 से लेकर 1999 ईस्वी तक जाना है। ये हुआ आप लोग का 20वीं शताब्दी। अब मान लीजिए 21वीं शताब्दी पूछ रहा है। 21वीं शताब्दी आप लोगों का हो जाएगा 2000 ईस्वी से लेकर 2099 ईस्वी तक। मतलब अभी आप लोग 21वीं शताब्दी में जन्म नहीं जी रहे हैं, और वहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि 20वीं शताब्दी में ही जन्म ले लिए होंगे, 1999 में ही। मतलब 20वीं शताब्दी में आप लोगों ने जन्म लिया और 21वीं शताब्दी में अभी अपना कार्य कर रहे हैं। तो ये आप लोग का हो गया। मान लीजिए कि मैं 19वीं शताब्दी बोला तो एक आप लोगों को पीछे लेना है, अर्थात 1800 से लेकर 1899 ईस्वी तक। तो यहाँ पर आप लोग को पता है 1911 है, तो इसके लिए आप लोग किसका यूज करेंगे, तो 20वीं शताब्दी का। तो अब 20वीं शताब्दी का यूज करेंगे। तो अब आप लोगों को बताते हैं 20वीं शताब्दी में तेजी से चीन का जनसंख्या बढ़ने लगा था। जनसंख्या तो बढ़ रहा था लेकिन उस उत्पादन में जो है ना उत्पादन नहीं हो रहा था, खेती नहीं की जा रही थी। अब खेती नहीं की जा रही थी तो इससे के कारण क्या होगा, भूखमरी आएगा, लोग दाने दाने को तरसेंगे और अकाल आने लगेगा। जब अकाल सब आएगा उसी क्रम में जो है ना बाढ़ भी आ गया। एकदम दोहरा मार चीनी वासियों को हो गया। एक तो पहले से ये सब भूखमरा रहा था और बाढ़ आ गया तो ये जो है 40 साल तक ऐसा भयंकर बाढ़ नहीं आया था जो कि इस बार आया था। अब बाढ़ आ गया तो लोग सब तितर बितर हो गए। तो मंचू शासक जो थी यह लोगों के समस्या को सुलझाने में नाकाम रही। अतः लोगों ने इस शासक को उखाड़ फेंकना ही उचित समझा कि जब आप मेरा कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो फिर उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब देखिए इसका लैंग्वेज में किस प्रकार लिखना है। 20वीं सदी के प्रारंभ में चीन की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही थी। जिस अनुपात में जनसंख्या वृद्धि हो रही थी उस अनुपात में कृषकों के द्वारा उपज नहीं किया जा रहा था। परिणाम स्वरूप चीन में अकाल भूखमरी व्याप्त हो गई। जनता आर्थिक तंगी से जूझ ही रही थी कि उस समय प्रकृति का प्रकोप के रूप में बाढ़ का आगमन हुआ। पिछले 40 वर्षों में ऐसा बाढ़ आज तक नहीं आया था। इस आर्थिक एवं प्रकृति आपदा से मंचू सरकार वर्तमान परिदृश्य को सुरक्षित ना कर पाई। अतः लोगों ने ऐसे शासक का त्याग कर दिया और आंदोलन में कूद पड़े। आप लोगों को जो है अपने लैंग्वेज में लिखना है। ये जरूरी नहीं कि जैसा मैं लिखा हूँ सेम टू सेम, अपने लैंग्वेज में लिखिए और ऐसा सटीक लिखने का प्रयास करिए। आप लोगों को नंबर फिक्स मिलेगा। और आप लोग को एक बात बता दूं कि आप लोग जो है चारों क्वेश्चन जितना भी सब्जेक्टिव है चारों क्वेश्चन का जवाब जरूर दे, लिख के आए। अगर आप लोग को टाइम नहीं बच पाता है तो 5-5 पेज ही लिखे, लेकिन सबका 5-5 पेज जरूर लिखे। क्योंकि आप लोग अगर कुछ भी आलतू फालतू बात लिखते हैं ना तो आप लोगों को कम से कम 5 से 6 नंबर दिया ही जाता है, चाहे आप वो लोग 5 पेज ही क्यों ना लिखे। तो इसलिए आप लोग जो है पूरा पेज भर के आया करिए। और अगर सटीक रहेगा तो आप लोगों को अच्छा मार्क्स भी आएगा। जैसे कि डायग्राम बनाइएगा, अंडरलाइन करिएगा मेन वर्ड को, तो इससे आप लोगों को अच्छे मार्क्स आएंगे। 12 से 15 मार्क्स आएंगे तो और अच्छे आप लोगों के लिए रहेगा। तो इसलिए आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग जो है एक भी क्वेश्चन ना छोड़े। एक क्वेश्चन का मतलब होता है आप लोग का 20 मार्क्स का छूटना, और 20 मार्क्स में लगभग जो है प्रोफेसर अगर अच्छे से लिखिएगा आप लोग तो 15 से 17 मार्क्स देते हैं। तो इतना छूटने का मतलब है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप खो रहे हैं। और एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। बीएड में जितना अच्छा मार्क्स होगा आप लोगों का टीचर में सिलेक्शन का उतना ही चांस बनता है। तो आप चलिए पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 है प्रवासी मजदूर वर्गों का प्रभाव। आप देख लीजिए प्रवासी मजदूर क्या है। तो यहाँ पर अकाल उकाल पड़ गया तो अब जो है यहाँ का मजदूर जो है ना वो चला गया विदेश में अपना मजदूरी करने। विदेश में गया, वहाँ का देखा रहन सहन, वाह कितना मस्त है रहन सहन, रीति रिवाज सब देखकर जो है ना एकदम खुश हो गया। बोला कि ये वाह क्या मस्त देश आ गए हैं। और फिर जब यह अपना देश आया चीन तो देखा कि अरे ये तो मजदूर सबका वही हाल है जो पहले से था, कुछ नहीं बदला है। तो मजदूर वर्ग में फिर इन्होंने राष्ट्रीयता की भावना जागृत की, वहाँ की सारी बातें मजदूरों को बताई। तो उनमें भी ये मंचू शासक के प्रति विद्रोह करना प्रारंभ कर दिए। अब देखिए इसको लैंग्वेज में किस प्रकार लिखना है। चीन में आर्थिक तथा प्राकृतिक दौड़ के परिणाम स्वरूप यहाँ के से मजदूर वर्ग विदेशों में पलायन करना प्रारंभ कर दिए। वहाँ पर इन्होंने विदेश
रूसी मजदूरों के रहन सहन खान पान को देखा और उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। वे जब पुनः अपने वतन को लौटे तो उन्होंने वहाँ के मजदूरों की स्थिति वैसी ही पाई, अतः उन्होंने मजदूरों को जागृत किया तथा उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत की। अब देख लीजिए पॉइंट नंबर 6, डॉक्टर सन्यात सेन। और आप लोग को बता दूं, जब मैंने पॉइंट लिखा होगा तो एक कुछ अलग पॉइंट दिया होगा, वैसे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी डॉक्टर सन्यात सेन के बारे में कर लेते हैं। इसको जो है ना चीन का पिता भी कहा जाता है। जैसे भारत का पिता आप लोग का महात्मा गांधी हो गया, राष्ट्रपिता, तो उसी तरह चीन का पिता डॉक्टर सन्यात सेन को कहा जाता है। आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये सही है। और डॉक्टर सन्यात ने तुंग मेंग हुई दल की स्थापना की थी और इस दल से जो है ना बहुत सारे विद्यार्थी आंदोलनकारी सब जुड़ने लगे और जो है क्रांति को बिगुल फूका। वैसे सन्यात सेन ही मुख्य क्रांति के समझ लीजिए नेता थे। अब देख लीजिए आगे, चीनी क्रांति के प्रमुख नेताओं में एक डॉक्टर सन्यात सेन को जाना जाता है। इन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों एवं कूटनीति के बल पर चीन में एक नवीन पृष्ठभूमि को तैयार कर ली। उन्होंने तुंग मेंग हुई दल की स्थापना की। ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव में भी है। आप लोग सब्जेक्टिव अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। ओके, इस दल से धीरे धीरे चीन के विद्यार्थी एवं नौजवान जुड़ने लगे और उन्होंने क्रांति को नई हवा प्रदान की। आप देख लीजिए पॉइंट नंबर 7, तात्कालीन कारण। तात्कालीन कारण क्या है चीन में शुरू होने का? तात्कालीन कारण यह था कि रेलवे लाइन को शुरू करने के लिए जो है ना चीनी प्रशासन अर्थात मंचू शासक विदेशों से कर्ज लेने लगी, विदेशों से रुपये लेने लगी। इससे जो है वहाँ की जनता नाराज हो गई कि आप विदेश से क्यों ले रहे हैं, बनाना है बनाइए, नहीं बनाना है मत बनाइए, लेकिन विदेशों से कर्जा नहीं ले लीजिए क्योंकि कर्ज का बहुत गंदा परिणाम देखने को मिलता है। और एक जगह था होको नामक एक जगह था, वहाँ पर जो है ना क्रांति जो है अपना बारूद सब बनाते थे, बम सब रखते थे और वहाँ पर बम सब रखते थे। और ये इलाका जो है ना होको, वो रूसी के अंतर्गत आता था, रूसी सेना के अंतर्गत आता था होको। तो एक दिन रात में यहाँ पर एक बम विस्फोट हो गया। बम विस्फोट हो गया तो घर उड़ गया, मतलब घर में बम विस्फोट हो गया तो घर तो उड़ ही जाएगा। अब घर उड़ गया तो इससे रूसी जो अधिकारी थे वो लोग जो है ना परेशान हो गए और उन्होंने जितना भी क्रांतिकारी था सबको पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। तो अब जो है गिरफ्तार करके ये मंचू शासक को सौंप दिया, सारे जितने भी विद्रोहियों को गिरफ्तार किया था। अब जो है जो भी सेना में जो भी विद्रोही थे वे जो है वायसराय, उस समय जो भी रूस ये ब्रिटेन सब जो चीन पर जो जिनका भी आक्रमण यानी शासन था, हाँ वो ब्रिटेन का ही था, तो उनके वायसराय एवं सैनिक जो दस्तावेज होता है ना, दस्तावेज नहीं उसको क्या कहते हैं, ऑफिस समझ लीजिए, ऑफिस पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। इन लोगों ने जितने भी क्रांतिकारी थे आक्रमण कर दिया। तो फिर ये सब वायसराय सब पलायन कर गए, भाग गए देश से। अब देश से भाग गए तो फिर क्रांति को नई हवा मिली। तो इस यही सब कारण था कि 1911 की क्रांति हुई। अब देख लीजिए इसको लैंग्वेज में किस प्रकार लिखना है। चीन में 1911 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख कारणों में एक कारण रेलवे लाइन तथा होको में बम विस्फोट से है। चीनी शासक रेल लाइन के निर्माण के लिए विदेशों से पैसा लेने के कारण तथा होको क्षेत्र में बम विस्फोट की घटना हुई जो रूसी बस्ती के अंतर्गत आता था। अतः क्रांतिकारी को पकड़कर रूसी अधिकारी गिरफ्तार कर लिए। इन्हीं सभी कारणों के परिणाम स्वरूप 1911 की क्रांति हुई। मेरे पास लाइन कम था इसलिए बहुत सारे बात को नहीं लिखा, आप लोगों को बता दिया वैसे, तो इसलिए ये 7 पेज पूरने वाला था, इसलिए इसको जल्दी से खत्म कर दिया गया। इन्हीं सभी कारणों के परिणामस्वरूप 1911 की क्रांति हुई। वैसे आप लोग को बता दूं कि मैंने यहाँ पर एक अलग पॉइंट आप लोगों को लिखा था, देख लीजिए। प्रवासी मजदूर वर्ग का प्रभाव, तो ये बता दिया कि मजदूर वर्ग वहाँ गए, रहन सहन देखे, आए तो सबको जागृत किया जितना भी मजदूर था। और बुद्धिजीवी वर्गों का उद्भव, ये बुद्धिजीवी वर्ग से तात्पर्य है कि यहाँ पर जो नए 1905 ईस्वी में जो नया अधिनियम लाया गया था, नया अधिनियम का मतलब नई शिक्षा नीति वहाँ चीन में, तो इससे जो है ना विद्यार्थी सब विदेश गए पढ़ने के लिए, तो वहाँ की सभ्यता सबसे परिचित हुए तथा वहाँ स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत से प्रभावित हुए, जो कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। यह नारा कौन, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो इस नारे से जो है ना ये लोग बहुत प्रभावित हुए और ये चीन में आकर तो फिर क्रांति में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही है बुद्धिजीवी वर्ग का प्रभाव। तो अगर आप लोग ये लिखिएगा तो ये भी लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतनी जानकारी देनी थी, और भी कोई आप लोग को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। वैसे इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ आप लोगों को 6 दिसंबर 2023 को सुबह 4 बजे से 5 बजे तक किसी भी टाइम अपलोड कर दिया जाएगा।
तो आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप लोग जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।